नमस्कार दोस्तों। पिछला वीडियो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन का थोड़ा सा परिचय था। इस पर कई मित्रों ने कहा कि जूठन से ओम प्रकाश जी के जीवन के कुछ और अनुभव लाइए। तो आज फिर एक और वीडियो को लेकर हाजिर हूँ। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलो शुरू करते हैं। उनका पहला अनुभव, ये अनुभव उनका 1957-58 का रहा होगा। तो शुरू करते हैं। अध्यापक का आदर्श रूप जो मैंने देखा वह अभी तक मेरी स्मृति से मिटा नहीं है। जब भी कोई आदर्श गुरु की बात करता है तो मुझे वे तमाम शिक्षक याद आ जाते हैं जो माँ बहन की गालियाँ देते थे, सुंदर लड़कों के गाल सहलाते थे और उन्हें घर बुलाकर उनसे वाहियातपन करते थे। एक रोज़ हेडमास्टर कालीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है वे तेरा? ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। चूड़े का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। जी। ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बढ़ा ले। पत्तों वाली झाड़ू बढ़ाना और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसे शीशा। तेरा तो ये खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने स्कूल के कमरे, बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा, सिर अट गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई पड़ी। अबे ओ चूड़े के मादर चोद, कहाँ घुस गया? अपनी माँ। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थरथर कांपने लगा। त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, माँ साहब वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली थी। उनकी अंगुलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, नहीं तो ये शब्द मैं बोल नहीं सकता, डाल के स्कूल में बाहर काट दूंगा। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू लगा दी, उठा ली। मेरी तरफ ही उसके पत्ते सूख कर झरने लगे थे। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झरने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल में कमरों की खिड़की, दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है? वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो? ठीक से बोल, क्या हुआ? मेरी हिचकियाँ बंद गई थीं। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज़ झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने ही नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीन कर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने तीर कमान बने रहने वाले पिताजी लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से में फड़फड़ाने लगी थीं। चीखने लगे,
कौन सा मास्टर है वो द्रोणाचार की औलाद जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर के साथ सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज़ जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल पाया। कई तरह की कमजोरियां थीं पिताजी में, लेकिन मेरे भविष्य को जो मोड़ उस रोज़ उन्होंने दिया, उसका प्रभाव मेरी शख्सियत पर पड़ा। हेडमास्टर ने तेज आवाज़ में कहा था, ले जा इसे यहाँ से, चूड़ा होके पढ़ना चाहे जा, चला जा, नहीं तो हाड़ गोड़ तुड़वा दूंगा। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और लेकर घर की तरफ चल दिए। जाते जाते हेडमास्टर को सुनाकर बोले, मास्टर हो इसीलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, जो चूड़े का यहीं पढ़ेगा, इसी मदरसे में, और यूँ ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। पिताजी को विश्वास था गांव के त्यागी मास्टर कालीराम की उस हरकत पर उसे शर्मिंदा करेंगे। पिताजी को विश्वास था गांव के त्यागी मास्टर कालीराम की इस हरकत पर उसे शर्मिंदा करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जिसका दरवाज़ा खटखटाया यही उत्तर मिला, क्या करोगे स्कूल भेज के, या कौवे भी कभी हंस बन सकें? तुम अनपढ़ गंवार लोग क्या जानो विद्या, ऐसे हासिल न होती। अरे चूड़े के जागत को झाड़ू लगाने को कह दिया तो कौन सा जुर्म हो गया, या फिर झाड़ू ही तो लगाई है। द्रोणाचार्य की तरियों तुम गुरुदक्षिणा में अंगूठा तो नहीं मांगा, आदि आदि। पिताजी थकार निराश लौट आए, बिना खाए पिए रात भर बैठे रहे। पता नहीं किस गहन पीड़ा को भोग रहे थे मेरे पिताजी। सुबह होते ही उन्होंने मुझे साथ लिया और प्रधान संगवा सिंह त्यागी की बैठक में पहुंच गए। पिताजी को देखते ही प्रधान बोले, अरे छोटन क्या बात है, तड़के ही तड़के आगे आ लिया। चौधरी साहब तुम तो कहो थे सरकार ने चूड़े चमारों के जागतों के लिए मदरसों के दरवाजे खोल दिए हैं, और यहाँ वो हेडमास्टर मेरे इस जागत को पढ़ाने के बजाय क्लास से बाहर लाके दिन भर झाड़ू लगवावे है। जब यो दिन भर मदरसे में झाड़ू लगावेगा तो अब तुम ही बताओ पढ़ेगा कब? पिताजी प्रधान के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मैं पास खड़ा था, पिताजी को देख रहा था। प्रधान ने मुझे अपने पास बुलाकर पूछा, कौन सी क्लास में पढ़े है? जी चौथी में। हमारे महेंद्र की क्लास में ही हो? जी। प्रधान जी ने पिताजी से कहा, फिक्र न कर, कल मदरसे में से भेज देना। अगले रोज़ डरते डरते मैं स्कूल पहुंचा। डरा डरा कमरे में बैठा रहा। हर क्षण लगता था अब आया हेडमास्टर, अब आया। जरा सी आट पर दिल घबराने लगता था। उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई थी। नमस्कार। तो ये उनका पहला अनुभव था, ये उनका दूसरा अनुभव है। शुरू करते हैं। मेरी माँ इन सब मेहनत मजदूरियों के साथ साथ 8-10 तगाओं हिंदू मुसलमान दोनों के यहाँ कि घर पर घेर मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह, जिसे घेर बोलते हैं, मैं साफ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेसर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। प्रत्येक तगा के घेर में 10 से 15 मवेशी, गाय, भैंस और बैल सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुरड़ियों पर या उपले बनाने की जगह डालना पड़ता था। प्रत्येक घेर से रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत कष्टदायक होता था। गाय, भैंस और बैलों को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दालानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र पूरे दालान में फैल जाता था। 10-15 दिनों में एक बार पाती बदली जाती थी या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दालानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ के निकालना बहुत तकलीफदेह होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था। इन सब कामों के बदले मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर, लगभग 12-13 किलो अनाज। दोपहर को प्रत्येक घर से एक बची कुची रोटी, जो खास तौर पर चूड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूटन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। शादी ब्याह के मौक़ों पर
जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूड़े दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाती थीं, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठी कर लेते थे। पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाछें खिल जाती थीं। जूठन चटकारे लेकर खाई जाती थी। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्कड़ लोग आ गए हैं बारात में। जिन्हें कभी खाने को कुछ नहीं मिला, सारा चट कर गए। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत ही रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई थी कि महीनों तक खाते रहे थे। पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्रित होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौवे, मुर्गियाँ, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आँख बची की पूरियाँ साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। ये सूखी पूरियाँ बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थीं। इन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूरियों पर बारीक नमक और मिर्च डालकर खाने में मज़ा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बना लिया जाता था, जिसे सभी बहुत चाव से खाते थे। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे उगने लगती है। कैसा जीवन था, दिन रात भर खप कर भी हमारे पसीने की कमाई मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पछतावा नहीं। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी का हाथ बटाने तगाँव कि खाने को लेकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूँ तो जी मचलाने लगता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र आया था, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। गांव से मेरा पता लेकर आया था। रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफ़ी देर विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाज़ा खटखटाने लगीं। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था, कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर से चारपाइयाँ ढो ढो कर जनवासे में इकट्ठी की थी पिताजी ने। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेगी। जब सब लोग खाना खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दालान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी, अब तो सब खाना खा के चले गए, मारे जागतन को भी एक पत्तल भर के कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भरा तो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांगे रही। अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरा, दरवाजे से और चलती बन। सुखदेव सिंह त्यागी के वो शब्द मेरे सीने में चाकू की तरह उतर गए थे, जो आज भी अपनी जलन से मुझे झुलसा रहे हैं। उस रोज़ मेरी माँ की आंखों में दुर्गा उतर आई थी। माँ का वैसा रूप मैंने पहली बार देखा था। माँ ने टोकरा वहीं बिखेर दिया था। सुखदेव सिंह से कहा था, इसे ठा के अपने घर में धर ले, कल तड़के बारातियों को नाश्ते में खिला देना। हम दोनों भाई बहनों का हाथ पकड़ के तीर की तरह उठकर चल दी थी। सुखदेव सिंह माँ पर हाथ उठाने के लिए झपटा था, लेकिन माँ ने शेरनी की तरह सामना किया था, बिना डरे। उसके बाद माँ कभी उनके दरवाजे पर नहीं गई और जूठन का सिलसिला भी उसी घटना के साथ बंद हो गया था। वही सुखदेव सिंह मेरे निवास पर एक बार आया था। मेरी पत्नी ने गांव देहात के बुजुर्गों के नाते उनका आदर सत्कार किया था। तो दोस्तों, ये उनका दूसरा अनुभव था। और ऐसे ही कई सारे अनुभव हैं। अगर आपको अच्छा लगे, इसमें दिलचस्पी है तो बताना, तो और वीडियो आगे बनाएंगे इस पर। नहीं तो एक दूसरी उनकी ये सलाम कहानियों की किताब है, जो ओम प्रकाश जी ने जो कहानियाँ लिखी हैं उनका संग्रह है। अगर आप चाहो तो इसमें से एक एक कहानी
हर वीडियो में आपको सुना सकता हूँ। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।